बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर है, यूनिट 3 या 9th क्लास का पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 3 करना है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं वो एक्सप्लेन ब्रीफली पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। आज हमने जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं आज हमने सारी पढ़नी है, ठीक है। तो इसलिए मेरी वीडियो आप लोगों ने जो है वो कंप्लीट देखनी है। सबसे पहले देखिए हमारे पास आता है नंबर 1 में हमारे पास आता है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। मतलब कि एटॉमिक साइज क्या होता है और एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो देखें बेसिकली क्या होता है हमारे पास, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। एक एटम का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, बेसिकली जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो उनके जो न्यूक्लियस होता है, जो उनका मिडल पॉइंट होता है, ये जो उनका सेंटर होता है, उन दोनों के जो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ना, ठीक है, उसका हमने लेना होता है हाफ। उसका हाफ लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास जो है वो एटॉमिक रेडियस आएगा उस एटम का। मैं अभी आप लोगों को जो है वो समझाता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ, ज़्यादा इजी समझ आ जाएगी आप लोगों को। देखिए हम एग्जांपल के तौर पर कार्बन एटम है हमने, ठीक है, इसका जो है एटॉमिक रेडियस जो है वो फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास जो है वो कार्बन एटम है, ठीक है, इसका जो मैंने सर्कल बना लिया है, ठीक है, इसका ये सेंटर है, ठीक है, ये दूसरा जो इसके साथ दोबारा कार्बन एटम है ये इसका सेंटर। तो अब हमारा देखें, ठीक है, हमारी डेफिनेशन जो है वो क्या थी, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। मतलब ये दो एटम्स है ना, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, इनके जो न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई है, ठीक है, इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसका हमने लेना है हाफ, उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अभी देखें फॉर एग्जाम्पल ये जो है रेडियस से लेकर यहाँ तक जो है हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस आर जिसको बोलते हैं। इस तरह ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी क्या है हमारा आर, मतलब दूसरे कार्बन एटम का आर। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा हमारे पास कार्बन एटम जो है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है 2r, ठीक है, दोनों r को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 2r हमारे पास जो है वो आता है। अब जो कार्बन एटम होता है ना, इसका जो दोनों डिस्टेंस ऐड करेंगे, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक अगर ऐड करेंगे डिस्टेंस, तो वो हमारे पास होता है 154 pm। देखिए हमारे पास जो pm होता है, मैं हिंट दे दूं आपको, इसका मतलब होता है पिको मीटर। pm का क्या मतलब होता है, पिको मीटर, ये यूनिट होती है डिस्टेंस की, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 154 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 मीटर कह लें आप, या इसको 154 पिकोमीटर भी आप जो है वो कह सकते हैं। तो एक कार्बन एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस से दूसरे कार्बन एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 152, अगर वो दोनों आपस में जो है वो उन्होंने बॉन्डिंग बनाई हुई होगी। तो अब देखिए हमारी डेफिनेशन में उसने क्या कहा था कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अब हमने क्या करना है, इसका हाफ लेना है। ये तो 154 आ गया ना, अब इसका हमने मजीद क्या लेना है, हाफ लेना है। तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ कार्बन एटम होगा वो कैसे आएगा, वो इक्वल टू आएगा 154 डिवाइड बाई 2 पिकोमीटर। तो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 77 पिकोमीटर। ये कार्बन का क्या है, कार्बन एटम का जो है वो रेडियस है 77 पिकोमीटर। अब आप लोगों की जो है वो इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। ये दो एटम है हमारे पास, कार्बन के एटम है, ये आपस में इन्होंने बॉन्डिंग बनाई हुई है। तो देखिए इनके न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, इसके दरमियान में जितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसका क्या करना है, हमने हाफ लेना है। तो वो हमारे पास क्या आएगा, रेडियस आएगा उस एटम का। तो हमने निकाल लिया कार्बन के एग्जांपल में, उसका कितना रेडियस आया 77 पिकोमीटर, उसका जो है वो आ गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स के अंदर जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, उसका ट्रेंड क्या है, क्या वो बढ़ रहा है, क्या वो कम हो रहा है। तो देखें जो पीरियड्स हैं उसके अंदर हमारा जो एटॉमिक रेडियस होता है ना वो डिक्रीज होता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होता जाएगा। इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसकी रीज़न में आप लोग लिखेंगे, बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएंगे ना, आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। जब प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर इंक्रीज होते जाएंगे तो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस है उसका जो होल्ड है अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो ज़्यादा होता जाएगा। जब उसका होल्ड ज़्यादा होता जाएगा तो उसकी जो अट्रैक्शन की पावर है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब उसकी अट्रैक्शन की पावर ज़्यादा हो जाएगी तो वो उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसका जो साइज़ है, ठीक है, हमारा जो एटॉमिक रेडियस जो होगा, एटम का जो साइज़ होगा वो क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे
मोर इफेक्टिव चार्ज मीन, अब इफेक्टिव चार्ज का क्या मतलब होता है? इफेक्टिव चार्ज का मतलब होता है कि उसमें प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो जितने प्रोटॉन ज़्यादा होते जाएंगे उतना न्यूक्लियस जो है उसका अट्रैक्शन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो ज़्यादा होती जाएगी। तो ज़्यादा इफेक्टिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस जो है बाहर जैसे जैसे हम पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा जो है वो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा उसके साइज़ का। ठीक है, तो इसके अंदर आपने ये 2 रीज़न जो है इसके अंदर लिखनी है। तो देखिए हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें देखिए हमारे पास ये लिथियम है, लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है ना वो कितना है हमारे पास 152 पिकोमीटर है। इसी पीरियड के अंदर अगर हम राइट साइड पे जाएं तो हमारे पास देखें नियोन आता है लास्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसका नियोन का जो एटॉमिक रेडियस देखें तो हमारे पास वो जस्ट 69 पिकोमीटर आता है। ठीक है, तो उसकी रीज़न क्या है, देखें इधर इसके जो अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कम है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से जो उसका न्यूक्लियस है उसका इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा है। इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की पावर है, ठीक है, वो क्या है, ज़्यादा है। वो ज़्यादा होने की वजह से उसने सब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्लोज किया हुआ है, ज़्यादा स्ट्रांगली हेल्ड किया हुआ है, अपने करीब किया हुआ है। तो जब वो अपने करीब करके उनको रखेगा तो जो एटॉमिक रेडियस होगा, ठीक है, जो एटम का साइज़ होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो इसका ग्रुप्स के अंदर जो ट्रेंड होता है एटॉमिक रेडियस का, ये तो बड़ा इजी है। ग्रुप्स के अंदर जो होता है ऊपर से नीचे हम आते जाएंगे तो वो इंक्रीज होता जाता है, साइज एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता जाता है। इसकी रीज़न क्या है, क्यों इंक्रीज होता जाता है? क्योंकि देखें जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे 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 आते जाएंगे तो शेल जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं। तो शेल इंक्रीज होंगे तो ऑफकोर्स उसका साइज जो है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन पीरियड्स में जो है वो शेल इंक्रीज नहीं होते थे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इंक्रीज होते थे। ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, हमारे शेल इंक्रीज होंगे। शेल इंक्रीज होने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, मतलब जो न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है, अट्रैक्शन की जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है आउटर मोस्ट शेल्स के ऊपर। तो इसका क्या होता है, इसलिए उसका साइज भी जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तो यही वजह होती है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम अपना ग्रुप्स देखें तो ऊपर से नीचे आते हुए जो एटॉमिक साइज है, जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है और शेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, इसलिए उसका साइज जो है वो इंक्रीज होता है ऊपर से नीचे की तरफ आए तो। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग निकला है शील्ड करना, किसी भी चीज़ को जो है ना वो प्रोटेक्ट करना बोलते हैं या शील्ड करना बोलते हैं ना, उससे निकला है शील्डिंग, शील्ड। ठीक है, तो इसकी क्या डेफिनेशन है, ये देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके इर्द गिर्द ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब इस न्यूक्लियस ने क्या करना है, इसकी जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स वो ठीक है इसको करेगी। लेकिन अब ये देखें ये आउटर मोस्ट शेल के अंदर ये हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके साथ जो न्यूक्लियस का कनेक्शन है वो क्या होगा। ठीक है, अब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, जो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इसको क्या करेंगे, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, दूसरी तरफ जो है वो पुश करेंगे। ठीक है, उसको दूसरी तरफ धकेलेंगे और ये इनको इस तरफ धकेलेगा। तो बेसिकली इससे क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा कि ये न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इसके ऊपर क्या हो जाएगी, इफेक्ट होगी, कम हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, दूसरी तरफ पुश करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो हमारा न्यूक्लियस है उसकी जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इन इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अभी इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसमें लिखेंगे इज द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट क्या है, डिक्रीज है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना टुवर्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, is the decrease in force of attraction exerted by the nucleus on the valence shell of electron। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है, इस न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इस वैलेंस शेल के ऊपर लग रही है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ड्यू टू, किस वजह से डिक्रीज हो जाती है, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइंग बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। इन इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन दरमियान में है ना, जो न्यूक्लियस और इस वैलेंस शेल के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड दिस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। और इसको क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, इस कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। इसकी बड़ी सिंपल सी जो है वो डेफिनेशन है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो फिर आप डेफिनेशन भी जो है वो लिख लेंगे। इज द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइंग बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इज कॉल्ड द शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही होती है। अब देखिए हमारे पास तो एज अ रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, अब एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो एक्चुअल इस पूरे एटम के अंदर जो एक्चुअल जो हमको
पावर नज़र आएगी, जो एक्चुअल हमको चार्ज नज़र आ रहा होगा, चार्ज फील होना चाहिए बेसिकली, वो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एटम एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ एक्चुअल चार्ज विच इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो होता क्या है, जो एक्चुअल चार्ज होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करना है ना सबको, जब न्यूक्लियस ने सबको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो एक्चुअल एक चार्ज होता है, वो एक्चुअल चार्ज जो है ना वो इस एटम के ऊपर जो होता है वो नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं हम। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट हमको क्या मिलता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिलता है, जो बेसिकली हमारे पास एक्चुअल आ रहा होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्ट कर होता है चीज़ों को। ठीक हो गया यहाँ तक, मतलब एक जो न्यूक्लियस है उसके जो एक एटम है उसका अपना एक चार्ज होता है, ठीक है, जो एक्चुअल जो रियल चार्ज होता है वो, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से, ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे हैं इनकी वजह से, ठीक है, इसका पूरा जो होल्ड है इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो नहीं होता, उसकी वजह से इसका चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो जो चार्ज कम हो जाता है, जो इसका एक्चुअल चार्ज पीछे जो है रियल में जो इसका चार्ज बच जाता है बेसिकली, उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये एज ए रिजल्ट उसका जो है वो बचता है इसके पास। अब देखें तो इसका भी वही है, ट्रेंड्स ऑफ शील्डिंग इफेक्ट्स इन पीरियड्स के अंदर इनका ट्रेंड क्या है। देखिए पीरियड्स के अंदर शील्डिंग इफेक्ट है, अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएं या जो भी करें हम, ठीक है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि जो शेल्स होते हैं ना दरमियान में, जो वैलेंस शेल, सिर्फ वैलेंस शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल होता है, ठीक, आखिरी शेल होता है, इसके दरमियान में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम रहते हैं। तो आप रीजन में लिखेंगे, इट इज़ बिकॉज द नंबर ऑफ इनर शेल्स रिमेन द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड्स। ठीक है, तो पीरियड्स जो है वो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएँ तो हमारे जो शेल्स हैं, नंबर ऑफ शेल्स हैं वो क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल वो क्या कहते हैं, रिमेन सेम रहते हैं, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट जो है पीरियड्स के अंदर उसका इफेक्ट नहीं होता। लेकिन देखिए हमारे पास जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के अंदर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो हमारे शेल्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे, शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक एटम है फॉर एग्जांपल, उसके आप समझिए 3 शेल हैं, तो न्यूक्लियस के दरमियान में और आखिरी जो हमारे पास होगा शेल होगा, उसके दरमियान में सिर्फ 2 जो हैं वो शेल होंगे जिनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अगर नीचे नीचे आते जाए फॉर एग्जांपल उसके अंदर 5 शेल हैं, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 4 शेल अभी जो हैं वो 4 शेल्स के इलेक्ट्रॉन उसको होल्ड कर रहे होंगे, उसको फोर्स कर रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए इसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ग्रुप्स के अंदर वो क्या हो जाता है हमारे पास, वो जो है वो इंक्रीज हो जाता है ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ शेल्स जो है बेसिकली वो क्या हो रहे होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं ऊपर से नीचे आए तो। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो थर्ड टॉपिक इसके अंदर आता है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, एनर्जी निकला अभी। ये देखिए हमारे पास ये एक एटम है फॉर एग्जांपल, कोई भी एक एटम, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, तो देखिए अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी हमको चाहिए होती है, इसमें आपने याद रखना है ये रिक्वायर्ड और रिलीज में आपने जो है वो डिफरेंशिएट करना है, to remove most loosely electron from the valence shell of an isolated gaseous atom, its unit is kilojoule per mole। अब बेसिकली क्या है, अब देखिए हमारे पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है इस एटम के अंदर, इसकी अब इसको क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका जो नॉर्मली जो हमारे पास एटम होते हैं उनकी ख्वाहिश क्या होती है कि वो अपना जो आउटरमोस्ट शेल होता है ना वो कंप्लीट करके रखें। तो इसका कंप्लीट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन और लेने पड़ेंगे, जो कि ऑलमोस्ट जो इसके लिए इम्पॉसिबल है। तो ये क्या करेगा, कंप्लीट करने के लिए ये अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आल्दो इसके ऊपर जो है वो चार्ज आ जाएगा, तो इसके आउटर मोस्ट शेल जो है वो बेसिकली उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए ये जो इसका लूजली इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, इसको रिमूव करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं उसको। ठीक है, जब हमने गेन करना होगा ना, जब हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा तो फिर हमने एनर्जी क्या करनी होती है, हमने एनर्जी रिलीज करनी होती है। जब हमने इसको रिमूव करना होगा, ठीक है, इसको बाहर निकालना होगा तो फिर हमने क्या करना होगा, हमको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये आपने बस जो है ना वो याद रखना है। अच्छा, इधर मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता दूं, ठीक है, कि ये एनर्जी जो है हमको ऐड क्यों करनी पड़ेगी हमको। देखें ये जो एटम है ना, इसकी टोटल एनर्जी जो है ना वो सेम रहेगी। जब इसकी टोटल एनर्जी सेम रहेगी तो इसने जब ये इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर देना है तो इसका जो गैप होगा, ठीक है, जो इसकी वजह से एनर्जी थी वो एनर्जी हमको चाहिए होगी इसकी जगह पे लाने के लिए, फिर हम इसको क्या करेंगे, जो है वो एग्जिट करेंगे। या आप ऐसे कह लें कि जब इसके अंदर एनर्जी ऐड करेंगे तो जब ये ओवरफ्लो हो जाएगी तो जब ये एग्जिट करेगा।
ठीक है। अगर ये इसमें एनर्जी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन हमारा रिलीज इसके अंदर से नहीं होगा। लेकिन अगर हमने जो इलेक्ट्रॉन लेके आना है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल लेके आने के लिए हमको पहले उसकी स्पेस बनानी पड़ेगी, इधर एनर्जी हमको रिलीज करनी पड़ेगी, एनर्जी अंदर से खारिज करनी। मतलब ये एक बॉक्स है ना, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि एक बॉक्स है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हमको अंदर डालनी है। ये चीज़ यहाँ से निकालेंगे तो इसकी स्पेस बच जाती है यहाँ पे, ठीक है। इसकी फॉर एग्जांपल जितनी भी एनर्जी थी वो वहाँ पे स्पेस बच गई उसकी। उस स्पेस को फुलफिल करने के लिए हमने क्या करनी है, एनर्जी ऐड करनी है, ठीक है। जब हमने इलेक्ट्रॉन लेके आना है तो फिर अब ऑलरेडी फुल है हमारे पास, ठीक है, एक और हमने इलेक्ट्रॉन जो है ऐड करना है, तो फिर हमको पहले उधर स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, एनर्जी जो है वहाँ से रिलीज करनी पड़ेगी, फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर आएगा। तो बेसिकली ये इसका ये मतलब होता है। तो अब हमने क्योंकि रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हमको एनर्जी क्या करनी पड़ती है, हमको एनर्जी ऐड करनी पड़ती है इसके अंदर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी हमारी ऐड हो जाएगी। तो इसकी यूनिट होती है किलो जूल मोल पर सेकंड। अब देखिए हमारी एग्जाम्पल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा है, तो अब लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेज आइटम इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है, जब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन या सिर्फ जो पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, ठीक है, गैसियस एटम्स के अंदर से, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखें सोडियम है, ठीक है। अब सोडियम के अंदर से जो है हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जब सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि +1 कब आता है और -1 कब आता है। जब इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो ज़्यादा हो जाते हैं, प्लस चार्ज ज़्यादा हो जाता है, इसलिए +1 आता है। तो ये क्या करेगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है वो निकल गया। तो जो हमारे पास सोडियम है, ठीक है, जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये देखिए एनर्जी जो है वो कितनी हमको चाहिए होगी, 495.8 किलो जूल पर मोल हमको एनर्जी जो है वो चाहिए होगी। आपने प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के अंदर से निकालने के लिए हमको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 495.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। फर्स्ट इसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब आप एक स्टेबल या सिंपल वाले से एन जो भी है हमारे पास +1 चार्ज वाला बनाते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इस तरह देखिए हमारे पास तो जो सेकंड अमाउंट होती है, अब देखिए हमारे पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो वो हमारे पास क्या बन गया, मोनो पॉजिटिव आयन बन गया हमारे पास, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बन गया, आइसोलेटेड गैसेस मोनो पॉजिटिव आयन बन गया। उसमें से दोबारा अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हमारे पास इसके लास्ट शेल में देखो तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जो वो हैं, इसमें से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी, और वो क्या बन जाएगा, उसके ऊपर एक पॉजिटिव मतलब मोनो पॉजिटिव, मोनो का मतलब होता है 1 पॉजिटिव आयन बन जाएगा वो, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से हमने एक जो है वो इलेक्ट्रॉन निकाला तो मैग्नीशियम +1 बन गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो एनर्जी जो है वो कितनी हमको रिक्वायर्ड होगी, वो होगी 738 किलो जूल पर मोल। अब देखें ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि अभी हमने मैग्नीशियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है। अब हमने सेकंड में क्या करना है, जो मैग्नीशियम +1 है ना हमारे पास, जिसको मोनो पॉजिटिव आयन बोलते हैं, अब हमने ये नहीं लिखना दोबारा, अब हमने इसमें से ये जो मैग्नीशियम +1 हमारे पास बन गया, जिसके अंदर से ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया था, पीछे कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो वो होता है मैग्नीशियम +1। अब मैग्नीशियम +1 से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज बन जाएगा, +2। अब भी हमने एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और वो कितनी होगी, हमको कितनी चाहिए होगी, वो होगी +1450 किलो जूल पर मोल। इसको क्या बोलेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। पहले आप अगर ये स्टेप में ख़त्म कर दिया, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला, तो वो होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन फिर अगर हमने इसी में से दोबारा एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये देखें ना मोनो पॉजिटिव आयन है, ये मोनो पॉजिटिव आयन है हमारे पास, मैग्नीशियम +1 है, मोनो पॉजिटिव आयन है ना, मोनो मतलब एक पॉजिटिव आयन है हमारे पास, तो उसमें से हमने निकाला इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास आता है ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड्स। हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आगे ऐसे हमारी जो होती है ना आयोनाइजेशन एनर्जी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके। तो जो ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड्स के अंदर इसका ट्रेंड क्या है, देखिए हमारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, वो अगर हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है कि क्यों इंक्रीज हो जाएगी, देखिए बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमको कोई एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन
कितना ईजिली रिमूव हो जाएगा, कितना मुश्किल रिमूव हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है उस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो इसका मतलब है हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसका मतलब है हमको कम एनर्जी चाहिए होगी, हम ईजिली उसको निकाल लेंगे। तो इसकी रीज़न में आप लिखेंगे इट इज़ बिकॉज। अब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एटॉमिक रेडियस वाला था, ठीक है। उसका साइज क्या हो जाता है, जो एटम होता है उसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके अंदर क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे होते हैं, प्रोटॉन बढ़ने की वजह से उसकी जो अट्रैक्शन की पावर होती है, जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, उसके ऊपर उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है। जब वो ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करेगा, उससे क्या होगा कि जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता जाएगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गया और उसकी जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी, तो और उसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी हमने उसको इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसका जो होल्ड होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और हमको जो है वो ज़्यादा एनर्जी से उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि लेस एटॉमिक रेडियस मींस मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैंस रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू रिलीज देम, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी हमको चाहिए होगी क्योंकि जो न्यूक्लियस होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रॉन्गली हैंड किए हुआ होगा, इसलिए हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको रिमूव करने के लिए। तो पीरियड्स के अंदर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद देखें ये हमारे पास जो पीरियड्स हमारा है, इसमें अगर आप देखें सब ये लिथियम देखें तो इसमें 520 है, बेरियम इसमें सारे, मतलब ये देखें ऑक्सीजन फिर ये सारे इंक्रीज होते जा रहे हैं हमारे लेफ्ट टू राइट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है ग्रुप्स के अंदर, वो क्या होगा। ग्रुप्स के अंदर आयोनाइजेशन की एनर्जी जो ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। डिक्रीज क्यों हो जाती है, इसकी सेम रीज़न है, ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो जो उसका साइज़ है वो बड़ा होता जाएगा क्योंकि ज़्यादा शेल्स जो है अंदर हम ऐड करते जाएंगे। उससे क्या होगा, जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हम इजीली जो न्यूक्लियस जो लास्ट जो हमारा शेल होगा उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बड़े ईजी तरीके से हम लोग जो है वो बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो वो कम होती जाती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे मोर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस मीन्स लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हैंस रिक्वायर्ड लेस एनर्जी टू रिलीज देम। जितने जितने वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल वाले, उतनी उतनी जो न्यूक्लियस है उसका होल्ड उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम होता जाएगा। जब होल्ड कम होता जाएगा तो इसका मतलब है हम उनको इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखें ना, फॉर एग्जांपल हमारा जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर लिथियम देखें तो वो 520 है, सोडियम 496 है। जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं ये क्या होती जा रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो नंबर 4 पे टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है ये देखिए हमारे पास। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये रिवर्स है, अभी हमने जो आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी उससे रिवर्स है। अब इसमें देखें अगर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक एटम है, अज्यूम करें इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके जो आखिरी शेल है इसका, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये 7 देगा तो नहीं, ये 1 लेगा, प्रेफरली क्या करेगा, 1 जो है वो पकड़ेगा। अब 1 ऐड करेगा ये, अब इसको ऐड करना होगा तो इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसकी ऑलरेडी स्पेस इसकी फुल हुई है, एक और इसने मेहमान लेके आना है तो इसको एक स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब इसको एनर्जी पहले खाली करनी पड़ेगी, एनर्जी जहाँ से निकालनी पड़ेगी, फिर दूसरे जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो अब लिखेंगे इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, उसमें क्या था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड या अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड, इसमें द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड to add an electron in the outermost shell of an isolated gaseous atom, ठीक है। इट्स यूनिट इज किलो जूल पर मोल, इसकी भी यूनिट वो सेम है इसमें, और ये टोटली रिवर्स है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी टोटली रिवर्स है। अगर आपको वो कंसेप्ट समझ आ गया तो ये भी आप लोगों को जो इजीली समझ आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल देखें हमारे पास जो है फ्लोरीन के अंदर हमने क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करना है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जो हमारी इक्वेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, ये हमारे एरो के जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर आएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके ऊपर जो है वो -1 चार्ज जो है वो आ जाएगा, F-1 जो है वो बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया। अब हमको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, तो इसमें जो चेंज ऑफ एनर्जी होगी वो क्या आएगी, माइनस में आएगी, -328 किलो जूल पर मोल हमको एनर्जी चाहिए होती है एक फ्लोरीन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमको 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इसका देखें ट्रेंड्स आ गया।
ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियड्स। तो पीरियड्स के अंदर जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसकी जो लेफ्ट टू राइट हमारी है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न में आप लिखेंगे, देखें जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या हो जाता है, कम होता जाता है। तो जब एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, वो भी क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो उसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी जो है हमको रिलीज करनी पड़ेगी उसको ऐड करने के लिए। ये भी सेम वैसे ही है जैसे हमने एफिनिटी जो देखा ना, हमने जो आयोनाइजेशन एनर्जी देखा, वैसे ही इसका भी जो है ना वो लिंक है। तो इसका भी बेसिकली सेम वही प्रोसीजर इसके अंदर भी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर भी है, जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर भी है। इसमें भी क्योंकि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियस का होल्ड है आखिरी शेल के ऊपर, वो स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस स्ट्रॉन्ग जो अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। वहाँ पे हमको ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ करनी पड़ेगी, फिर हम दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो ट्रेंड है ग्रुप्स के अंदर वो भी सेम है, उस तरह की है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वही डिक्रीज होती है, ऊपर से नीचे आते जाएँ। इसकी रीज़न भी सेम वही रीज़न है जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की रीज़न देखी थी, सेम वही रीज़न आपने जो है वो सेम एज इट इज़ लिख देनी है। मैं आप ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वही है। ज़्यादा डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल के दरमियान में, इसलिए क्या होती है, हमको लेस एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारी डिक्रीज होती जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो फिफ्थ टॉपिक है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बेसिकली ये है इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की एबिलिटी होती है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। मतलब क्या करना है, उसने अपना जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अपनी तरफ क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। किसी भी एटम की जो एबिलिटी होती है, किसी भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब कहना है इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी, अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो इसका जो ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियड्स के अंदर, वो देखें वो लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। इसकी रीज़न में आप लोग क्या लिखेंगे, वही सेम रीज़न है, क्योंकि जो हमारा एटॉमिक रेडियस होगा वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि मोर इफेक्टिव न्यूक्लियस जो चार्ज होता है। ठीक है, लेस एटॉमिक रेडियस होने का क्या मतलब है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की और वैलेंस शेल्स के दरमियान में वो क्या है, ज़्यादा है। उसकी वजह से क्या करता है, जो पावर होती है अट्रैक्ट करने की, ठीक है, किसी भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वो क्या हो जाती है, एनहेंस हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जो पावर ज़्यादा हो जाएगी जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका जो ट्रेंड है ग्रुप्स के अंदर वो भी सेम है, वो ठीक है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो डिक्रीज हो जाती है। वो क्यों डिक्रीज हो जाती है, वही सिमिलर सारा स्टोरी है। एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज कर जाता है ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए, और जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उससे क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल के दरमियान में, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। जब वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है कि किसी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जब वो पावर रिड्यूस हो जाएगी तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या हो जाएगी, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, ये पावर है किसी को भी अपनी तरफ खींचने की। तो जितना आखिरी शेल हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना आखिरी शेल है उसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड स्ट्रॉन्ग होगा, पावर स्ट्रॉन्ग होगी, उसके पास पावर ज़्यादा होगी तो वो इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। और जितनी न्यूक्लियस का होल्ड आखिरी शेल के ऊपर कम होगा उतनी मुश्किल से वो अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए पीरियड्स के अंदर हमारी जो हम लेफ्ट टू राइट जाएँ तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। ग्रुप्स के अंदर अगर हम ऊपर से नीचे आए तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो ये छोटा सी था, इसमें इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।